हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 198 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन 51 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। ऑप्शन बी है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ऑप्शन सी है राज्य शोषण का एक साधन है। ऑप्शन डी है राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है, ये आपको बताना है। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, राज्य शोषण का एक साधन है। तो जो मार्क्स महोदय हैं, मार्क्स के अनुसार जो है राज्य वर्ग समाज की उपज है और उसका उदय वर्गों के जो है उदय के साथ हुआ था। जो वर्ग हुए थे उसके उदय के साथ हुआ था और वर्गों के अंत के साथ ही उसका लोप हो जाएगा और ये धीरे धीरे बुझ जाएगा, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। तो कार्ल मार्क्स के जो दर्शन है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो करता है सी ऑप्शन, राज्य शोषण का एक साधन है। ऑप्शन सी आपका सही है। आगे देखते हैं, न्याय का अर्थ है कि, न्याय का अर्थ है कि क्या अर्थ है, ये बताना है। ऑप्शन ए है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है कि भेदभाव किया जा सकता है। ऑप्शन सी है राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। ऑप्शन डी है बहुमत के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको दिख गया होगा। आंसर आपका इसका जो है ए सही हो जाएगा दोस्तों, कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। न्याय से तात्पर्य यही होता है कि उसे सामाजिक आदर्श से है जिसके द्वारा मनुष्य के पारस्परिक संबंधों को उचित व्यवस्था इसका उद्देश्य से की जाती है कि सामाजिक जो संगठन है, जो समाज है, उस इकाई के रूप में व्यक्तियों के जो अधिकार है उनसे उनको सामंजस्य रखा जाए, मतलब सबको समान दृष्टि से देखा जाए, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, ऐसा ही न्याय है। तो न्याय का अर्थ है कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ऑप्शन आपका ए सही है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, बहुलतावादी वकालत करते हैं। बहुलतावादी वकालत किसके करते हैं, ये बताना है। ऑप्शन ए है राज्यों की स्वायत्तता की। ऑप्शन बी है सरकार की स्वायत्तता की। ऑप्शन सी है समुदायों की स्वायत्तता की। ऑप्शन डी है केंद्र सरकार की स्वायत्तता की। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, समुदायों की स्वायत्तता की। बहुलवादी वकालत करते हैं तो किसकी करते हैं? तो समुदायों की स्वायत्तता की वकालत करते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। जो प्राकृतिक अधिकार है उसका एक भाग कौन है, ये बताना है। ऑप्शन ए है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का। ऑप्शन बी है दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का। ऑप्शन सी है शक्ति सिद्धांत का। ऑप्शन डी है सामाजिक समझौता सिद्धांत का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा, सामाजिक समझौता सिद्धांत का। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है, तो किसका भाग है? तो वो है सामाजिक समझौता सिद्धांत का। और क्वेश्चन पूछे सामाजिक समझौता सिद्धांत को किसने दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा हाफ लाक रूसो। हाफ्स लाक रूसो, ये आप कर लीजिएगा दोस्तों, हाफ्स लाक और रूसो। अब आपके पास एक क्वेश्चन जानता है कि इन सभी तीनों के आप पुस्तक जरूर बताएं कि इनके पुस्तक कौन कौन से हैं। हाफ लाक और रूसो के पुस्तकों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताइएगा कि इनके पुस्तक कौन कौन से हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, 1932 के पूना समझौता से कौन लोग संबंधित है? 1932 के पूना समझौते से कौन लोग संबंधित हैं? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आंसर तो ए के साथ जाएगा, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य ही पूना समझौता हुआ था। तो आपका 55 का आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे एक यहाँ भी क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जो
पुस्तकें हैं उनके बारे में लिखिए, 2 से 3 जो 4 आप जानते हैं, और BR अम्बेडकर की जो पुस्तकों को जानते हैं उनको भी लिखिए। आगे चलते हैं दोस्तों, 56 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? अधिकतम क्या होगा ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 2 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष और ऑप्शन 4 है 4 वर्ष, मतलब डी 4 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा 56 का? सी सही हो जाएगा, 3 वर्ष। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो वो है अधिकतम 3 साल। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये जो अनुच्छेद 356 है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है तथा इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की जो स्वीकृति होती है उसमें बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति शासन जो है 6 माह तक चलता है, पहले 6 माह तक चलेगा और इसके बाद देखा जाएगा तो 6 माह इस तरह बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह करते करते 3 वर्ष तक ये कार्यकाल चलता है, अधिकतम 3 वर्ष तक। आगे चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस अधिकार को विधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं है? मतलब किसको विधि सामर्थ्य प्राप्त नहीं है ये बताना है। विधि जिसको नहीं मानता है ये बताना है। ऑप्शन ए है नैतिक अधिकार, ऑप्शन बी है नागरिक अधिकार, ऑप्शन सी है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी है मौलिक अधिकार। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो 57 का जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ये नैतिक अधिकार कहीं नहीं दिया गया है आपको संविधान में और इसको कोई मानता भी नहीं है। तो इस तरह आपका आंसर ए के साथ जाएगा। नागरिक अधिकार में आपको मिलता है, राजनीतिक अधिकार आपको वोट देने का अधिकार है, नागरिक अधिकार में मतलब आप रह सकते हैं, वोट दे सकते हैं, सब आ जाएगा रहने का भारत में। मौलिक अधिकार में आपको 6 है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो। आगे चलते हैं दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन का कार्यक्रम नहीं है? तो दोस्तों आप कमेंट में बताइए गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तकों में कौन कौन शामिल थे, ये आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए है संसद राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन, ऑप्शन बी है नई विश्व आर्थिक व्यवस्था का नेतृत्व, ऑप्शन सी है राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना का प्रस्ताव, ऑप्शन डी है परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रयास। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का कौन कार्यक्रम नहीं है ये आपका बताना है। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा 58 का बी सही हो जाएगा। नई विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करना ऐसा कुछ नहीं है, बाकी के तीनों कहीं ना कहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हैं। जैसे कि सदस्य राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक आंदोलन चलाना, यह भी गुट निरपेक्ष आंदोलन में था कि सभी लोकतांत्रिक रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और एक था राष्ट्र संघ के अधीन पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना के प्रस्ताव के साथ जुड़ा है, और निशस्त्रीकरण तो वास्तव में था ही। तो ये 3 थे, बी वाला ऑप्शन आपका नहीं था गुट निरपेक्ष आंदोलन कार्यक्रम में। 59 नंबर देखते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा किस प्रकार की है ये बताना है। ऑप्शन ए है जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है, ऑप्शन बी है राजा समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत होती है, ऑप्शन सी है राजा प्रमुख पद पर वंश उत्तराधिकारी को प्राथमिकता दी जाती है, ऑप्शन सी है डी है राज्य प्रमुख पर लोक नियंत्रण नहीं हो सकता। तो इसमें से अवधारणा पूछा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा दोस्तों। जनता समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का क्या होता है? स्रोत होता है, उसी को कहेंगे लोकप्रिय संप्रभुता। ऑप्शन ए सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा लोकमत के निर्माण पर अधिक प्रभाव डालता है? लोकमत के निर्माण पे अगर लोकमत जुटाना हो, निर्माण करना हो, उसको इकट्ठा करना हो तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डालता है ये बताना है। ऑप्शन ए है शैक्षणिक संस्थाएं, ऑप्शन बी है धार्मिक संस्थाएं, ऑप्शन सी है व्यापारिक संघ और ऑप्शन डी है प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन। तो आंसर आपको दिख गया होगा, डी सही हो जाएगा, प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन। हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे दोस्त। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों नमस्कार।